Good morning, 10th class. So let's continue with chapter 2, Nationalism in India, and this is the part 2 also. तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को एक्चुअली में नेशनलिज्म को डिफाइन किया था कि एक्चुअली में नेशनलिज्म है क्या, और इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन उसको इमर्ज करने के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स जितने भी थे, जितने भी थिंकर्स थे, उन सभी लोगों ने यूनाइट होकर के स्ट्रगल की और हमारी कंट्री को ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंसी दिलाई। बस में आ रही है ना, क्यों इसका ये क्यों हो सका, ये ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री को छोड़ के क्यों गए? क्योंकि हम यूनाइट हुए, और यूनिटी क्या है? नेशनलिज्म है। बात आ रही समझ में? चलिए, तो मैंने आप लोगों को कल लास्ट टाइम बताया था कि इंडिया में महात्मा गांधी के आने के बाद एक्चुअली में ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। इससे पहले इंडिया में स्ट्रगल चल रहे थे, बहुत सारे स्ट्रगल चल रहे थे, बट वो उतने यूनाइट नहीं थे। पूरे इंडिया में वो भी फीलिंग्स इमर्ज नहीं हुई थी, ठीक है ना। लेकिन गांधी जी ने उसको ऑर्गेनाइज्ड वे दिया, जिसका सबसे गांधी जी का जो बेस्ट वेपन था, जो सबसे बड़ा हथियार था उनका, वो था उनका सत्याग्रह, जिसको सक्सेसफुली यूज कर चुके थे साउथ अफ्रीका में, और वहीं से वो रिटर्न आए हुए हैं इंडिया में। कब? 1915 में। और मैंने आप लोग बताया था 1915 के टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे। एक्चुअली में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था 1914 में स्टार्ट हुआ था। और इसी में तो पता है गांधी जी ने क्या कहा था, हमारी कंट्री में नेशनलिज्म इमर्ज करने के लिए, लोगों को यूनाइट करने के लिए उन्होंने कहा कि यू मस्ट बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। देखो कितनी अच्छी बात गांधी जी ने कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप दुनिया में चेंज देखना चाहते हैं, या दुनिया में जो कुछ भी देखना चाहते हैं, वो चीज सबसे पहले आपके अंदर आनी चाहिए, वो चेंज सबसे पहले आपके अंदर आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? दूसरा चेंज होगा या दूसरा उस चीज़ को फॉलो करेगा, उससे अच्छी बात यह है कि उससे पहले आप फॉलो करें, उससे पहले आप अपने आप में चेंज करें। शुरुआत आपसे होनी चाहिए, दूसरों से नहीं। तब जाकर के आप दुनिया में चेंज क्रिएट कर सकते हो। बात समझ आ रही है ना? तो इसी बात के साथ हम गांधी जी की इमरजेंस हम स्टार्ट करेंगे, और हम इंडिया में नेशनलिज्म शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में क्या कंडीशंस थी। तो वर्ल्ड वॉर ब्रोक इन 1914। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल। इंडिया उस समय तक कौन से किसके रूल में था? ब्रिटिश रूल में था। तो ड्यू टू वॉर इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली जब वॉर होता है तो डिफेंस पे खर्चा होता ही होता है, और इसने क्या लीड कर दिया? इंडिया में टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया। भाई टैक्स इंक्रीज होगा तो पैसा इनकम होगा, इनकम होगा तो डिफेंस पे एक्सपेंड होगा। और जब इंडिया पे जो टैक्स लिवाई किया गया, उसका जो इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? जो टैक्स पे कर रहा है। और टैक्स पे कौन करता था? जो पीजेंट्स थे, जो रूलर्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे एंड एक्सेट्रा। इन सभी लोगों ने क्या किया? इसका अपोज करेंगे ही करेंगे। इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस। ये इनकम टैक्स क्या कर दिया गया? इंट्रोड्यूस कर दिया गया, नई चीज़। वही अब जो इनकम करा उस पर भी टैक्स करेगा। हाउस टैक्स, अपने जो एग्रीकल्चरल टैक्सेस थी वो तो पे कर ही रहे थे, अब इनकम टैक्स भी उन्हें देना पड़ेगा। यानी कि जो जॉब्स कर रहे हैं उनको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। कस्टम ड्यूटीज वर इंक्रीज। कस्टम ड्यूटी मतलब क्या होता है कि जो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो उस पर कौन सी ड्यूटी लगाई जाती है? कस्टम ड्यूटी। उसको भी इंक्रीज कर दिया गया। फोर्स इंडियन टू पार्टिसिपेट इन टू द वॉर, और इंडियन को पार्टिसिपेट करने के लिए वॉर में फोर्स किया गया। क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इस समय पर इंडिया में बहुत सारे क्रॉप्स क्या हो गए थे? इंडिया बहुत सारे पार्ट्स में क्रॉप्स फेल हो गए थे, जिससे कि लोग टैक्स पे नहीं कर पाते। तो सोचो इतनी ये कंडीशंस थी इंडिया पे। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। तो आंसर समझ में आ रहा है ना? और इसने क्या लीड कर दिया? शॉर्टेज ऑफ फूड। जब भाई क्रॉप्स ही नहीं होगा कंट्री में, तो ऑब्वियसली बात है कि फूड की शॉर्टेज होगी ही होगी। तो ऐसे कंडीशन में महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया इन 1950। इस सिचुएशन बस में आ रही है ना? तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट सिचुएशन राइज इन व्हेन महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया इन 1950। यह क्वेश्चन सीधा ऐसे पूछा सकता है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन सोसाइटी या इंडियन इकोनॉमिक या इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम ड्यूरिंग इन 1950 डिकेड्स। तो सबका आंसर सेम होगा।
गॉट इट। और जब गांधी जी इंडिया में आए तो उन्होंने सबसे पहले आइडिया किसका दिया, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। बिल्कुल न्यू आइडिया था इंडियंस के लिए। तो इंडिया में गांधी जी ने सत्याग्रह का क्या किया, आइडिया इंट्रोड्यूस किया, ताकि लोगों को सत्याग्रह के थ्रू, उनका मानना था गांधी जी का कि हम एक ही वेपन है जिसके थ्रू ब्रिटिशर से हम इंडिपेंडेंसी ले सकते हैं, वो क्या है, सत्याग्रह। तो आगे हम पढ़ेंगे कि सत्याग्रह क्या है। तो महात्मा गांधी इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। और जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो इसको ऑलरेडी सत्याग्रह, ये ऐसा नहीं था कि इंडिया में पहली बार सत्याग्रह उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ऑलरेडी उन्होंने साउथ अफ्रीका में इसको यूज करके वहाँ के लोगों को बहुत सारे राइट्स और लिबर्टी प्रोवाइड कराई थी। तो ही ऑर्गेनाइज दिस आइडिया इन इंडिया एट वेरियस प्लेस, और इन्होंने इस आइडिया को पूरे इंडिया में ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, ताकि लोग इस सत्याग्रह में बिलीव करें और मेरे साथ स्ट्रगल करें और इंडिया को इंडिपेंडेंसी दिलाए। अब बात समझ आ रही है। तो सबसे पहला जो उनका सत्याग्रह उन्होंने जो यूज किया वो कहाँ किया, चंपारण में। चंपारण आपको पता है कि बिहार में है और वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह लॉन्च किया 1916 में। फिर से उन्होंने दूसरा मूवमेंट सत्याग्रह लॉन्च कहाँ किया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद में पता है मिल वर्कर्स ने स्ट्राइक किया था। अहमदाबाद मिल वर्कर्स ने स्ट्राइक किया था अपने वेजेस को इंक्रीज करने के लिए, कब, 1918 में। तो वहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, अपना सत्याग्रह लॉन्च किया। तो पता है चंपारण में एक्चुअली सत्याग्रह हुआ था ना, ये हुआ था नील की एग्रीकल्चर के अगेंस्ट में। बस में आ रही ना। तो जो नील था, नील से क्या होता था ना कि कपड़े कलर किए जाते थे, ब्लू कलर का होता था नील, आप लोगों ने देखा होगा। तो इससे क्या होता है ना कि बहुत सारे हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ते हैं फार्मर्स पर। एक तो इसका यूज नहीं था इंडिया के लिए, ये किसके लिए था, वो लोग जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स बनाते थे ना, क्लॉथ्स वगैरह, उसको वो स्पेशली ब्लू कलर का क्लॉथ बनाते थे। ब्लू कलर के लिए उन्हें नील की ज़रूरत पड़ती थी, और नील के लिए उन्होंने क्या किया, इंडिया में एक फोर्सली फार्मर से एग्रीकल्चर कराया, जिसका कि बहुत, एक तो लैंड डिग्रेड हो जाता था, लैंड की क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी, सॉइल इनफर्टाइल हो जाती थी। ऊपर से इनको इंडियन की इसकी नीड नहीं थी, फिर भी उनको ग्रो करना पड़ता था। ऊपर से इसका बहुत पैसा भी कम मिलता था, यानी कि ये लोग फ्री में ही इंडियन फार्मर से ये नील का ग्रोथ कराते थे और उससे प्रॉफिट लेते थे। इसी के अगेंस्ट में राजकुमार शुक्ला ने, जैसे मैंने पहले दिन आपको क्लास में दिया था, फर्स्ट वीडियो में दिया था कि राजकुमार शुक्ला के बारे में बताइए। तो राजकुमार शुक्ला क्या थे, चंपारण के ही एक फ्रीडम फाइटर थे, जो कि बहुत समय से ही इंडिया में नील एग्रीकल्चर के, नील फार्मिंग के अगेंस्ट में मूवमेंट कर रहे थे। तो इन्होंने ही महात्मा गांधी को चंपारण में बुलाया था, इन्वाइट किया था, ताकि आप चलिए और हमारे फार्मर्स को क्या करिए, इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाइए। बस में आ रही है, किससे, नील की। इसको बोला जाता था वहाँ पर तीन कठिया सिस्टम, ठीक है। कठिया होता है, मेजरमेंट होता है लैंड का। तो पूरे लैंड के तीसरे पार्ट पर क्या किया जाता था, थर्ड पार्ट तक नील की एग्रीकल्चर की जाती थी, और 1/4 पर क्या की जाती थी, अपना नॉर्मल फार्मिंग की जाती थी, यानी कि 3/4 समझ रहे हो ना, 25% लैंड पर। तो ये एक था। ये प्रोपोर्शन में डिफरेंसेस हो सकती हैं, हो सकता है कि 3/4 हो या 1/3 हो, ठीक है। आई थिंक ये वो 1/3 पार्ट पे क्या किया जाता था, सॉरी एग्जैक्टली, कि जो चंपारण में जो नील 3 कठिया रूल था, 3 कठिया मतलब क्या, पूरे लैंड के 1/3 पार्ट यानी कि 30% पार्ट पर नील की एग्रीकल्चर होती थी, और 70% पार्ट पर वो अपना नॉर्मल फार्मिंग करते थे। ये सही है, ठीक है, ओके। तो अहमदाबाद में ये भी सक्सेस रहा, और चंपारण से 3 कठिया रूल सिस्टम खत्म कर दिया गया, और चंपारण के किसानों को, फार्मर्स को प्रॉफिट मिला। अहमदाबाद मिल वर्कर्स ने भी क्या किया, स्ट्राइक किया, गांधी जी यहाँ पर भी गए और इनको भी सक्सेस दिलाई, और इनका भी वेजेस बढ़ा करके इस मूवमेंट को स्टॉप करवाया। बस में यानी उसी तरीके से एक और मूवमेंट था आपका, खेड़ा का मूवमेंट। कहाँ का मूवमेंट, खेड़ा। ये एग्रीकल्चर किसानों का मूवमेंट था, फार्मर्स का, खेड़ा मूवमेंट। यहीं पर उनको मिले थे कौन, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहीं पर गांधी जी ने इनको सरदार नाम दिया था। गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार नाम कहाँ पर दिया था, इसी खेड़ा मूवमेंट में। कब हुआ था, 1918 में। बस में आ रही है। तो ये भी सक्सेस रहा, ठीक है ना। यहाँ पर लोगों ने कहा कि हम टैक्सेस पे नहीं करेंगे, तो क्योंकि क्रॉप फेल हो गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने के लीडरशिप में मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। गांधी जी यहाँ पर भी गए और इसको सक्सेस कराया। तो ये 3 मूवमेंट
तो जो मूवमेंट गांधी जी ने आते आते ही कराए 1916, 17, 18 में के टाइम पे, खेड़ा मूवमेंट, अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट और चंपारण मूवमेंट, तीनों मूवमेंट सक्सेसफुल रहे और इंडिया में महात्मा गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। क्यों? क्योंकि बिना हथियार उठाए, बिना किसी को हार्म पहुंचाए लोगों ने अंग्रेजों को डिफीट कर दिया था। इससे लोग क्या हो गए, बहुत ज़्यादा गांधी से अफेक्ट हुए, गांधी जी की तरफ अट्रैक्ट हुए। बस में यानी तो इसी के अगेंस्ट में जब इतना सक्सेस मूवमेंट देखा तो अंग्रेज चुपचाप तो रहेंगे नहीं, तो उन्होंने एक एक्ट पास किया। कब? 1919 में। कब पास किया? 1919 में, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। क्या नाम था इसका? रॉलेट एक्ट। पता है इसको ब्लैक एक्ट के भी नाम से जाना था। क्यों ब्लैक एक्ट के नाम से जाना था? तो देखना, ये जो एक्ट था वो ऑथोराइज कर दिया किसको? ब्रिटिश ऑफिसर्स को, कि क्या आप किसी को भी इम्प्रिजन में डाल सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं। एनी इंडियन पॉलिटिकल लीडर, किसी भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को आप, ब्रिटिश पुलिस जो थी वो इम्प्रिजन, जेल में डाल सकती थी फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल, यानी कि बिना कोर्ट गए, बिना किसी ट्रायल के, किसी भी इंडियन पर अगर आपको केवल मतलब सस्पेंशन के बेस पर, सस्पेक्ट, अगर आपको लगता है कि नहीं ये सस्पेक्ट है और ये हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ वर्क कर सकता है, तो उसको आप 2 सालों के लिए उसे जेल में डाल सकते थे। इसीलिए इसको ब्लैक एक्ट कहा गया। ब्लैक एक्ट किसे कहता है? जिसमें कोई ट्रांसपेरेंसी ना हो। बस में यार यहाँ पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, केवल सस्पेंशन के बेसिस पर आप किसी को भी अरेस्ट कर लोगे, ऐसा तो नहीं चलता ना। तो रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट के नाम से कहा गया। और पता है इसी को अपोज करने के लिए, इसी रॉलेट एक्ट का अपोज करने के लिए इंडिया में क्या किया गया? एक महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया सत्याग्रह, फिर से उसका नाम क्या पड़ा? रॉलेट सत्याग्रह। बस में आ रही है। तो एक्चुअली में सत्याग्रह का जो मीनिंग क्या होता है? सत्याग्रह एक आइडिया है, कोई वेपन नहीं है, कोई हथियार नहीं है, क्या है? आइडिया है, जिसमें क्या किया जाता है? फाइट किया जाता है। किसके लिए? ट्रू कॉज के लिए। बस में आ रही है ना। और अगेंस्ट द इनजस्टिस के लिए, ट्रू कॉज के लिए लड़ाई की जाती है सत्याग्रह के हेल्प से। और इसमें जो लड़ाई की जाती है ना, विदाउट एनी वायलेंस, कोई वायलेंस इसमें नहीं होती। चुपचाप आप गवर्नमेंट का क्या करते हो? प्रोटेस्ट करते हो पीसफुली। और किसके लिए? ट्रू कॉज के लिए। तो रॉलेट सत्याग्रह भी लॉन्च के क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय रॉलेट सत्याग्रह, व्हाट डू मीन बाय रॉलेट एक्ट, व्हाई डू रॉलेट एक्ट वाज नोन एज ब्लैक एक्ट। बस में क्योंकि this was the act in which any political leaders could be arrested for 2 years without any trial. That's why this law was known as black act. बस में आ रही है। तो इस रॉलेट सत्याग्रह में क्या क्या हुआ? रॉलेट सत्याग्रह में शॉप्स क्लोज कर दी गई, रैलीज ऑर्गेनाइज की गई, पीपल चले गए स्ट्राइक पर, कोई काम सब, यानी कि सबने काम करना बंद कर दिया। तो इस तरीके से पीपल ने रॉलेट सत्याग्रह को सपोर्ट किया और कंट्री में गांधी जी को सक्सेस प्रोवाइड कराई। पास में आ रही है। तो इस मूवमेंट को भी ब्रिटिशर्स चुपचाप नहीं रुकेंगे, सहेंगे और इस पर आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए दैट्स एनफ फॉर टुडे एंड लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। चल नमस्ते।